Hey friends, this is Shamragi. Today I will discuss about vector space, basis and dimension. Okay, तो वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि CSIR नेट और IITJAM की जो क्वेश्चंस है ना वेक्टर स्पेस रिलेटेड, वो सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी। उसके बाद यहाँ से असाइनमेंट्स आपको दूंगी हॉफमैन कुंजे की बुक्स से। ओके, और वो असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक पे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, आफ्टर दैट हॉफमैन कुंज एक्सरसाइज सॉल्व एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ CSIR नेट एंड IITJAM। ओके, तो देखती है पहले डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस? देखिए, सपोज V is a non-empty set. Okay, V एक non-empty set है. This set is defined over the field capital F. Okay, तो this non-empty set V is said to be a vector space if it satisfies this non-empty set V is said to be vector space if it satisfies the following properties. तो क्या क्या properties है? प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए, लेट V बी ए नॉन एम्प्टी सेट ओवर F. V इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू ए रूल कॉल्ड वेक्टर एडिशन विच एसोसिएट्स ईच वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V. ए वेक्टर मतलब अल्फा कॉमा बीटा जो कि V के अंदर होगा, दिस इज V ए वेक्टर स्पेस एंड सपोज F इज ए फील्ड. ओके, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, तो जो एडिशन होगा ना, ये क्या होगा, दिस विल एसोसिएट अल्फा प्लस बीटा. This also belongs to V. Okay, this is a vector space with respect to a rule called vector addition which associates each vector alpha comma beta belongs to V to a vector alpha plus beta belongs to V. Okay, in such a way that alpha plus beta equals to beta plus alpha. Okay, alpha plus beta plus gamma equals to alpha plus beta plus gamma. This is called associativity property. Alpha plus 0 equals to alpha, alpha plus minus alpha equals to 0. Okay, so एडिशन के रिस्पेक्ट के अगर आप देखेंगे ये जो प्रॉपर्टीज है ना, दिस क्लियरली इम्प्लाई दैट दिस इज ए एबेलियन ग्रुप, राइट? दिस फॉर्म ए एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. यही तो प्रॉपर्टीज था ना, मतलब ग्रुप की डेफिनेशन पे जब ग्रुप आएगा तो मैं उसको और भी डिटेल पे ले चलूंगी. यहाँ पर देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन दिस फॉर्म ए एबेलियन ग्रुप. Next is a rule scalar multiplication which associates C belongs to F and alpha belongs to V to a vector C alpha belongs to V in such a way that 1 dot alpha equals to alpha, C1 into C2 alpha equals to C1 C2 alpha, C into alpha plus beta equals to C alpha plus C beta, C1 plus C2 alpha equals to C1 alpha plus C2 alpha, right? तो alpha beta belongs to V, that imply alpha plus beta belongs to V. ओके, और यहाँ पर मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फील्ड जो स्केलर रहेगा दैट विल बी बिलोंग्स टू F. ओके, एंड अल्फा बिलोंग्स टू V, तो क्या होगा, C अल्फा जो होगा दैट विल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू V. मतलब F से लेंगे एक स्केलर एंड अल्फा बिलोंग्स टू V, दैट विल C डॉट अल्फा बिलोंग्स टू V. दैट्स वाई समटाइम्स दे से दैट मल्टीप्लिकेशन इज एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, बिकॉज F से एक एलिमेंट लिया एंड अल्फा को प्रोडक्ट. ओके, एंड दिस एडिशन इज कॉल्ड इंटरनल कॉम्पोजिशन. अगर ये सभी प्रॉपर्टीज होल्ड होगा देन वी विल से दैट दिस इज ए वेक्टर स्पेस. ये डेफिनेशंस तो आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगा, बट यहाँ पर हम जो मेनली डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिस से क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इज द सबस्पेस. ओके, पहले तो वेक्टर स्पेस का ये डेफिनेशंस दैट दिस प्रॉपर्टीज विल होल्ड, then we will say that the non-empty set V is a vector space, right? V is a non-empty set over a field F which satisfies these properties. Then we will say that this is a vector space. Okay, now the question is, what is the definition of subspace? Okay, क्योंकि जो क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देख लीजिए M.SC का, वहाँ पर आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, दे विल आस्क यू डायरेक्ट वेदर दिस इज ए सबस्पेस और नॉट. ओके, तो सबस्पेस से क्वेश्चंस आता है हर बार. तो इससे पहले
सबस्पेस से क्वेश्चन करें हम, उसके पहले हमें ये समझना होगा कि सबस्पेस है क्या, राइट। देखिए भी तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमें पता चल गया है, राइट। सपोज दिस इज ए वेक्टर स्पेस भी, ओके, ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। नाउ W, this W is a subset of V, okay. This W will be called subspace if this is a vector space, okay. मतलब क्या हुआ कि W subset of V, this will be W subset of V, this W will be called a subspace if this W is a vector space। मतलब एक सबसेट सबस्पेस तभी होगा जब that will be itself a vector space, okay। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस। तो सबस्पेस को समझने के लिए एक थ्योरम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस थ्योरम से ही सबस्पेस का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिया जाए नेट पे या फिर कोई भी एग्जाम पे, तो आप इस थ्योरम से ही उसको निकाल सकते हो, ओके। दैट्स अ वेरी इजी थ्योरम। तो देखिए लेट W be a subset V of a vector space V over F, right, of a vector space V. W be a subset of V of a vector space. Then W is a subspace if and only if for each pair alpha comma beta belongs to V that imply C alpha plus beta belongs to V, where C belongs to the field capital F। तो ध्यान से देखिए इस थ्योरम को, what they define, what they want to tell, right? They want to tell that W is a subset of V. V is a vector space over the field capital F, okay। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W is a subset of V of F. Then W is a subspace if and only if for each pair, मतलब W के अंदर आप कोई भी पेयर लीजिए, for each alpha comma beta belongs to W होगा, that imply C alpha plus beta belongs to W, where C belongs to capital F, okay। W is a subspace if and only if for each pair of vectors alpha comma beta belongs to W, C alpha plus beta belongs to W, right। इसको आप और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, alpha comma beta belongs to W, that imply alpha plus beta belongs to W 1 and 2, C alpha belongs to W, okay। सेम ही है, C alpha belongs to W, alpha plus beta belongs to W, this two implies that C alpha plus beta belongs to W, ओके। तो यानी अगर आपको सबस्पेस चेक करने के लिए देंगे, नेट पे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और जैम पे भी, दैट चेक वेदर दिस इज ए सबस्पेस और नॉट, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके। तो देखिए नेक्स्ट इज वेदर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस। द आंसर इज यस, W1 intersection W2 is a subspace, okay, provided W1 and W2 are a subspace of V। मतलब W1 and W2 अगर सबस्पेस होगा V का, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना, वो भी सबस्पेस होगा। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस इज ऑल्सो ए सबस्पेस। मैं थोड़ा शॉर्ट पे बता रही हूँ ये सब कुछ, क्योंकि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट रिजल्ट जान लीजिए, ओके। नाउ द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, इंटरसेक्शन तो सबस्पेस हो गया, अब क्वेश्चन ये है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस विल बी ए सबस्पेस। द आंसर इज नो, W1 union W2 is not a subspace, but they will be a subspace, if one contained another, if W1 subset of W2 or W2 subset of W1, ओके। अगर W1 W2 पे W2 का सबसेट होगा या फिर W2 W1 का सबसेट होगा, देन इफ एंड ओनली इफ आइदर W1 इज ए सबसेट ऑफ W2 और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1, ओके। तो यूनियन कब सबस्पेस होगा? जनरली यूनियन इज नॉट ए सबस्पेस, बट यूनियन सबस्पेस होगा इफ वन सबस्पेस इज कंटेन्ड इन द अनदर, ओके। तो हो गया।
अब देखिए, now I will discuss about some questions. Okay, इस टाइप्स की क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट V be a vector space R3 over R. Okay, 3 dimensional. When W equals to x, y, z such that 3x plus y minus z equals to 0. Okay, provided x, y, z belongs to real number. Now the question is W a subspace of V? आपको दिखाना होगा W is a subspace of V. बताइए क्या लगता है आप लोगों को, कैसे अप्रोच करेंगे? मैंने सबस्पेस का डेफिनेशन तो दे दिया, subspace का I have given the definition of subspace, right? Now your work is to prove whether this is a subspace or not. बताइए डेफिनेशन से क्या लगता है, कैसे करेंगे आप लोग? बताइए, थोड़ा सोचिए. वीडियो लेक्चर की ना एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ वीडियो देखने का मन करता है ना, खुद नहीं सोचते. और मैथमेटिक्स तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे. तो इसीलिए खुद सोचिए, वीडियो को पॉज करके कुछ देर सोचिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, अगर नहीं होता तो. ओके, तो देखिए, लेट, अगर सीखने का एटीट्यूड है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं वीडियो लेक्चर से, लेकिन आपको खुद भी ट्राई करना होगा. तो इस सेट को हम सबस्पेस बताएंगे या नहीं, दिस इज आवर कंसर्न, राइट? तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा बिलोंग्स टू W. We have to show that C alpha plus beta belongs to W or not. If C alpha plus beta belongs to W, then this will be a subspace, and if C alpha plus beta does not belongs to W, then this will be not a subspace. Simple, right? तो देखिए, अल्फा बिलोंग्स टू W. सपोज अल्फा को हम कैसे लेंगे, W की कोई भी एलिमेंट, राइट? सो अल्फा इक्वल्स टू x1, y1, z1. W की कोई भी एलिमेंट होगा तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ना, सच दैट 3 इंटू फर्स्ट टर्म, ऐसे देखिए x को फर्स्ट टर्म, राइट? 3 इंटू x1 प्लस सेकेंड टर्म y1 माइनस 1 इंटू थर्ड टर्म, मतलब माइनस z1 इक्वल्स टू 0. बीटा को देखिए, x2, y2, z2 सच दैट 3x2 इक्वल्स टू 0. ये आप लोग लिख लेना. ओके, तो हमें यही दिखाना होगा दैट वेदर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W और स्पेसिफिकली C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, क्योंकि यही तो था ना सबस्पेस का कंडीशन. C अल्फा प्लस बीटा, CX1, CY1, CZ1. अब बताइए बीटा क्या होगा? हाँ करेक्ट, X2, Y2, Z2. तो देखिए, CX1 प्लस X2, CY1 प्लस Y2, CZ1 प्लस Z2. Now the question is whether this C alpha plus beta belongs to W or not. तो C alpha plus beta W पे तभी belong करेगा जब this condition will be satisfied, that is 3 into first term. Here first term क्या है? 3 into CX1 plus X2. 3 into CX1 plus X2, यही तो है ना पहला टर्म, प्लस Y यहाँ पर क्या है? सेकेंड टर्म. यहाँ पर सेकेंड टर्म देखिए, CY1 plus Y2 प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस CZ1 प्लस Z2. ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख ही देती हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा. तो बताइए, 3 इंटू CX1 प्लस X2 प्लस CY1 प्लस Y2 माइनस CZ1 प्लस Z2. विल दिस वैल्यू बी 0? हाँ 0 होगा, क्योंकि देखिए 3 इंटू C कॉमन ले लीजिए, C 3 इंटू x1 प्लस y1 माइनस z1 प्लस 3x2 प्लस y2 माइनस z2. दिस इज 0, दैट मीन्स ये आप खुद कीजिए. हाँ, c इंटू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0. खुद भी कुछ करना होगा, ओके, तभी दिमाग खुलना स्टार्ट होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 0. सो दैट इम्प्लाइज C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W. दैट इम्प्लाई दिस स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3 ऑफ R.
क्योंकि सबस्पेस के तो यही कंडीशन थे ना, और इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर दिया। सो दिस स्पेस इज क्लियरली विल बी ए सबस्पेस। अब आप लोग को एक चीज़ ट्राई करना होगा, वो ये है दैट यहाँ पर अगर 0 की जगह पर 1 होता तो क्या होता। दैट शुड बी योर होमवर्क। आप खुद ट्राई करेंगे दैट 0 की जगह पर अगर 1 होता तो क्या होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, now what is next task? Next is yes, फिर से एक और प्रॉब्लम देखिए, V इक्वल्स टू M.SC ओवर C, दैट इज V इज द सेट ऑफ ऑल N क्रॉस N मैट्रिसेस ओवर C। ओके, यू हैव टू चेक 2 थिंग्स। मतलब यहाँ पर मैं 2 सबसेट दूंगी, आपको बताना होगा सबस्पेस होगा या नहीं। दिस इज W1 Mn of C over C, set of all diagonal matrices, set of all diagonal matrices, diagonal matrices। अब डायगोनल मैट्रिसेस का जो डेफिनेशन था वो मैं मैट्रिक्स की सेकंड डेफिनेशन पे बताई थी, मैट्रिक्स की जो सेकंड लेक्चर था मेरा उस पे बताई थी। तो आप लोग मैट्रिक्स की फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लेना। ओके, लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख लेना सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। इफ वेक्टर स्पेस डज दिस फॉर्म ए सबस्पेस, एंड सेकेंड इज सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि डायगोनल मैट्रिसेस तो आप लोग कर ही पाएंगे, डायगोनल मैट्रिसेस सबस्पेस होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिसेस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप किसी स्केलर से मल्टीपल करेंगे तो वो भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा ना। तो सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस इज ए सबस्पेस, फॉर्म ए सबस्पेस। नाउ द क्वेश्चन इज, डज सेट ऑफ दिस हर्मिशियन मैट्रिसेस फॉर्म ए सबस्पेस? तो पहले आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस। मैंने बताई थी, जो पहले की 2 लेक्चर्स है मैट्रिसेस की उस पर बताई थी, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है। बताइए, देखिए, A is said to be Hermitian matrix if A equals to A bar transpose. Okay, so that imply A j k equals to A j k bar transpose. Okay, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, 2 क्रॉस 2 का देखिए, W y x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, दिस इज ए 2 क्रॉस 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर y नहीं लेकर हम कुछ और लेते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। हाँ, छोड़ दीजिए y को, मैं यहाँ पर a ले लेती हूँ। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने ऐसा क्यों लिया, व्हाई दिस काइंड ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसा ही क्यों हो रहा है? देखिए, ए जे के इक्वल्स टू ए जे के बार ट्रांसपोज, दैट इम्प्लाई सपोज जे इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स टू 2, A12 इक्वल्स टू A21 बार, राइट। ए जे के बार ट्रांसपोज दैट इम्प्लाई A21 बार। तो यही तो मैंने किया ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर A12 दिस इज A11 पोजिशन, दिस इज A12, दिस इज A21, तो यहाँ पर x माइनस आई वाई कॉन्जुगेट, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ना। कॉम्प्लेक्स पे कॉन्जुगेट तो ही होता है, बीच पे माइनस, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट नंबर। मतलब a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? साइन विल बी चेंज्ड, a माइनस आई बी, सो दिस इज कॉन्जुगेट। सो A12 इक्वल्स टू A21 बार, तो ये दोनों तो हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने रियल नंबर लिखा है डायगोनल पर। क्यों? अलोंग द डायगोनल आई हैव पुट रियल नंबर्स। व्हाई? क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिसेस पे डायगोनल पे हमेशा रियल नंबर्स होता है। क्यों होता है? अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। A11 इक्वल्स टू A11 बार, राइट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल J एंड K ना। तो अगर दोनों का वैल्यू मैं सेम पुट कर दूँ तो दिस विल सेटिस्फाई। A11 इक्वल्स टू A11 बार। ओके, नाउ A11 इक्वल्स टू A11 बार, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाई मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका दिस वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू सेम हो रहा है। तो आप लोग बताइए कि क्या लगता है आपको, ये कब होगा? व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी सेम। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम हो जाएगा तो वो नंबर कैसा होगा? बताइए।
क्या लगता है? वो नंबर रियल होगा ना, सिर्फ क्योंकि x प्लस आई वाई इक्वल्स टू x माइनस आई वाई. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन y इक्वल्स टू 0. सो दिस नंबर विल बी रियल. सो हर्मिशियन मैट्रिसेस पे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं. ओके, अब जैसे डायगोनल एलिमेंट्स रियल होंगे तो अगर मैं सपोज कैपिटल A इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, कैपिटल A बिलोंग्स टू द सेट W2. तो देखिए, अगर W2 को सबस्पेस होना होगा तो कंडीशन क्या था? A बिलोंग्स टू W2 दैट इम्प्लाई CA बिलोंग्स टू W2. राइट, दो कंडीशंस थे ना. एक थे एडिशन, मतलब A बिलोंग्स टू W2, B बिलोंग्स टू W2 दैट इम्प्लाई A प्लस B बिलोंग्स टू W2. सेकेंड था CA बिलोंग्स टू W2. अब देखिए, सपोज C, here C is belongs to the field, that is belongs to the complex number. Now if we put C equals to I, that is I into A, then what does this value? अब नॉन डायगोनल को छोड़िए, डायगोनल देखिए, I W I A, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो रियल नहीं रहा ना. दिस बिकम कॉम्प्लेक्स एंड सो दिस इज नॉट ए हर्मिशियन मैट्रिक्स. मतलब अगर हम स्केलर मल्टीपल करेंगे सो दिस बिकम्स ए, दिस डज नॉट बिकम अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. सो दिस डज नॉट फॉर्म ए सबस्पेस. ओके, सो हर्मिशियन मैट्रिसेस डज नॉट फॉर्म ए सबस्पेस, क्योंकि जो सेकेंड कंडीशन है ना, A बिलोंग्स टू W2, हेयर A बिलोंग्स टू W2, दैट डज नॉट इम्प्लाई I A बिलोंग्स टू W2, वेयर I बिलोंग्स टू C, दैट इज I इज ए स्केलर. So A belongs to W2, that does not imply alpha A belongs to W2 or IA belongs to W2. So the set of Hermitian matrices does not form a subspace over the vector space V of A. Okay? तो सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस चेक कीजिए. देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में क्या होता है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ सोचिए. और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताना. ओके, नाउ कम अबाउट नेक्स्ट. तो ये था कुछ सबस्पेस का, मतलब ये जो हर्मिशियन मैट्रिसेस वाला चीज़ मैंने दिया ना, यहाँ से एक बार नेट पे क्वेश्चन आया था. फील्ड पे MN ऑफ C ओवर C पे हर्मिशियन मैट्रिसेस सबस्पेस फॉर्म करता है या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ केम अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. व्हाट इज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स? इसका डेफिनेशन तो आपको किसी भी बुक्स पे मिल जाएगा, मैं शॉर्ट पे थोड़ा बता दे रही हूँ समझने के लिए. देखिए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n बिलोंग्स टू V आर सेड टू बी लिनियरली डिपेंडेंट if there exists at least one non-zero scalar such that C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus Cn alpha n equals to theta. Okay, then we will say that this collection of vectors is linearly dependent. Okay, now what is linearly independent? लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब दिस सेट ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus Cn alpha n equals to theta, that imply C1 equals to C2 equals to Cn equals to 0. So this is linearly dependent and this is linearly independent. Okay, linearly dependent मतलब C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus Cn alpha n equals to theta, इनमें से at least one Ci will be non-zero. And linearly independent मतलब all these values will be zero. Okay, ध्यान से देखिए, जो खास करके B.SC के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम्स में दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे ऑलवेज आस्क. ओके, सो दिस इज linearly dependent and this is linearly independent. अब ये तो हो गया डेफिनेशन. अब अगर कोई क्वेश्चन आपको दे IITJAM पे, जैसे कि एक बार पूछा गया था, दैट एक क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स are linearly independent or linearly dependent. Okay, vectors क्या क्या था? 1 2 -3 1 3 7 1 -2 1 3 7 -4. अगर आपको इस टाइप्स के वेक्टर दिए जाए तो आप क्या करेंगे? ओके, क्योंकि आपको तो कुछ शॉर्ट पे करना होगा ना, राइट?
आप मतलब लिमिटेड टाइम पे करना होगा। आपके पास जो डेफिनेशंस है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास डेफिनेशंस क्या है, दैट C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इक्वल्स टू थीटा। तो इससे आपको क्या करना होगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इक्वल्स टू थीटा, देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, राइट। ये मतलब बहुत सारी बुक्स पे मैंने देखा है कि इस मेथड पे किया हुआ है, लेकिन वो बहुत लेंदी है क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा C1 C2 C3 क्या है। मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप विथिन 3 to 4 मिनट्स सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप 2 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, ओके। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो तो देखिए कुछ ऐसा है, राइट दिस वेक्टर्स अलॉन्ग कॉलम वेक्टर्स 1 2 -3 1 3 7 1 -2 1 3 7 -4। अब मैंने आप लोगों को रो ऑपरेशंस बताई थी, राइट। आई थिंक याद होगा आप लोगों को रो ऑपरेशंस। तो यहाँ पर मैं डिटेल पे नहीं कर रही हूँ, आपको बस ऑपरेटिंग बता रही हूँ थोड़ा बहुत। R2 -2 R1, ओके। R3 प्लस 3 R1, ओके, एंड R4 माइनस R1। पहले आप लोग कॉलम along the column you will write the vectors, okay. So this is 4 row 3 columns, this is 4 × 3 vectors, okay. तो यहाँ पर अगर आप रो ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि आपको रो ऑपरेशंस ऐसे करना होगा so that this value will be 0, राइट। लीडिंग टर्म की along the columns the values must be 0, so ऐसे ही मैंने किया ताकि ये वैल्यू भी 0 आ जाए और ये वैल्यू भी 0 हो जाए, ओके। तो इसको आफ्टर द फाइनल स्टेज जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असली वर्क है, मतलब क्या करना होगा, देखिए पहले स्टेप पे वी विल राइट ए मैट्रिक्स, ओके, वी विल राइट ए मैट्रिक्स। आफ्टर दैट वी विल डू सेकेंड स्टेप पे हम करेंगे रो ऑपरेशंस, ओके। थर्ड स्टेज पे जब कुछ इस टाइप्स का फॉर्म चला आता है, रो रिड्यूस्ड फॉर्म, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वी विल फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। एंड इफ rank of A equals to number of columns, then we will say that the vectors are linearly independent. This is very important. Rank of A equals to number of columns. If rank of A equals to number of columns, then the vectors are linearly independent, and if rank of A not equals to number of columns, then the vectors are linearly dependent, okay. यहाँ पर मैं अच्छे से लिख रही हूँ, rank of A equals to number of columns, then the vectors are linearly independent। तो आप लोग बताइए रैंक क्या होगा, यहाँ पर कितना सारा नॉन जीरो रोज है, यहाँ पर ओनली 2 नॉन जीरो रोज, राइट। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। बट देखिए यहाँ पर इट हैज ओनली 2 नॉन जीरो कॉलम्स, राइट, सॉरी ऑन 2 नॉन जीरो कॉलम्स, आई एम सेइंग ओनली 2 नॉन जीरो रोज, this is and this is, and in this case what will be rank, the rank will be 2, right. Here rank of A equals to 2 and number of columns equals to 3, which is less than 3, so these vectors are linearly dependent. These vectors are linearly dependent. तो देखिए मतलब कितना इजी है, आपको क्या करना होगा, just put the vectors along the column, then do row operation, then find rank of A. If rank of A equals to number of columns, then the vectors are linearly independent, and rank of A not equals to number of columns, then the vectors are linearly dependent, okay. कुछ इस टाइप से आपको करना होगा, and by this way you can solve very quickly, okay. तो यही था वेक्टर स्पेस का फर्स्ट थोड़ा बहुत रिव्यू, फर्स्ट थोड़ा बहुत मैंने बता दिया आपको, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जैसे कि मैंने कहा था एक असाइनमेंट दूंगी और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलेगा, ओके। वो हॉफमैन कुंजे का सॉल्यूशन होगा, ओके। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।